Assalamualaikum everyone. I hope you be fit and fine. So I really hope that you'll be doing great with your study as well. So here we are going to discuss a new topic, hard disk pessimism, which we have already discussed in the class. When the many of the students they were absent in the class, and after that class there are two or three students which are new in your class. So I thought to discuss in this topic again, and I hope this will be beneficial for you all. And one more thing that should be mentioned here is that this topic we have discussed in the class with the reference to the Wessex, the Kingdom of England. But here I'm going to discuss the only hardest pessimism, the only relevant topic, except for the part of Wessex. So in this topic, I'm going to although discuss all those characters again, but in this topic it will be with the reference of pessimism, with the like on we are going to see like how we can call Thomas Hardy a pessimist. Okay, so the basic aim of this recorded lecture is to expand or to make you understand this topic very well, because this is the most important topic in the in your papers and the novels. So इस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए आपने इस टॉपिक को अटेंड करना है, इस लेक्चर को अटेंड करना है. So let's get started now. um, in Thomas Hard is Thomas Hardy a pessimist in Return of the Native? यानी कि रिटर्न ऑफ द नेटिव में थॉमस हार्डे की जो पेसिमिज्म के लिहाज से एक हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका पूछा गया हो पेपर के अंदर, तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसी तरह से भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद द ऑथेंटिक पॉइंट्स उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं. तो जो हमने थ्रू बुक और थ्रू सम नोट्स हमने ड्यूरिंग क्लास पढ़ा था, वो उसमें कुछ अलग पॉइंट्स हैं, और कुछ हार्डे के जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उसका कि मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, और मेरा जो लाइक फिलोसफी ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करने का तरीका है या ज़िंदगी के बारे में उसके जो व्यूज़ हैं वो उसने प्रेजेंट किए हैं. उसका ये कहना था कि वो सिर्फ ज़िंदगी को और लोगों को बहुत करीब से देखता है, समझने की कोशिश करता है या पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए उन्हें उसने इस पे लिखा है. लोगों की रियलिटी को या जिन हालात में लोग रहते हैं, जहाँ रहते हैं, और फेट का और चांस का क्या रोल है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, तो उस लिहाज से उसने बस इसको अपने नॉवल में लिखा है. तो इसके पर्सनल बिलीफ्स नहीं है, ये उसका कहना है. लेकिन हमारे पास अब दोनों तरह से आप अगर पेसिमिस्ट नहीं है, उस लिहाज से भी आप इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं इश्यूज को या करेक्टर्स को दोबारा से उसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा अपनी ऑथेंटिकेशन इस तरह से लेके आनी है अपने पॉइंट्स में कि जब आप उसको डिस्कस कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि आप वाकई से पेसिमिज्म प्रूव नहीं कर रहे हैं. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सप्लेन करना है कि ये पेसिमिज्म नहीं है उसकी, ये सिर्फ उसके पर्सनल बिलीफ भी नहीं है, ये बस उसका ज़िंदगी को पहचानने का या उसके बारे में रिसर्च करने का या सोचने समझने का एक तरीका था जिस पे उसने नॉवेल्स लिखे. तो इस यहाँ पे आपके पास दोनों तरह से आपके जाना पॉइंट ऑफ व्यूज दोनों तरह से, अगर आप समझते हैं कि कर सकते हैं, तो आपके पास होने चाहिए कुछ ऑथेंटिक पॉइंट्स होने चाहिए एक्सपेंड करने के लिए. तो यहाँ पे पेसिमिज्म का मैं अगेन जो है कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि जो बुक में एक ही बुक में डाटा था वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, लेकिन सेकेंडली
वो वाले जो है टॉपिक दोनों क्लासेस मिस हो गई हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की। और ऑल्दो लास्ट क्लास में भी उस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकी है क्योंकि हमारे ऑब्वियसली हम टॉपिक बार-बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो वो वाले जो बुक के अंदर है वो भी मैं शेयर कर दूँगी थ्रू पिक्चर्स। अम, और अदरवाइज़ बेसिक्स का जो टॉपिक हमने किया था उसके अंदर भी पेसिमिज़्म का थोड़ा बहुत ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं फर्दर एक कह लें कि एक्स्ट्रा डाटा है, ये समझ के आप इसको कर लें कि ये भी आप उसी में शामिल कर सकते हैं, उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। दोनों को मर्ज करके दोनों के पॉइंट्स इधर से उधर उधर उठा के आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आप ये ना समझें कि कोई इर्रेलेवेंसी आ जाएगी इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने देखना ये है कि आप अपने पॉइंट पे आपने स्टिक रहना है। यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट। वहाँ से हट के आप कोई जो है ना वो इर्रेलेवेंट बात नहीं कर सकते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। इज थॉमस हार्डी अ पेसिमिस्ट इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव? हम इसके रेफरेंस से भी डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स वही हैं, कैरेक्टर्स भी वही हैं, कैरेक्टर्स की का एनालिसिस भी वही होगा, उनकी डिस्क्रिप्शंस भी वही होंगी। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमने उन्हीं चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। जैसे फेट और चांस के लिहाज से हमने उनको डिस्कस किया, पॉइंट्स फिर भी वही हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे हम हार्डी को ऐसा पैसे मिसप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम उन कैरेक्टर्स को पर्सनली जिस तरह से हम उनका एनालिसिस करते हैं या फेट और चांस के बारे में लिखते हैं तो हम ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पे फेट था, यहाँ पे चांस था, यहाँ पे ये कैरेक्टर की ये परफॉर्मेंस थी, ये प्रूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने उन्हीं कैरेक्टर्स के उन्हीं एक्शंस को उन्हीं उनके रोल्स को डिस्कस करते हुए ये प्रूव करना है कि यहाँ पे है हार्डी की पैसिमिज्म है, फैटलिज्म है उसकी, जो उसने इस नॉवल में दिखाई है। ठीक है। इज थॉमस हार्डी अ पेसिमिस्ट? एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स shows Hardy's outlook as a pessimistic one। ठीक है। इसके बहुत सारे नॉवेल्स के थ्रू आपको एक ऐसी आउटलुक मिलेगी कि इसमें एज अ पेसिमिस्टिक ही उसके पॉइंट ऑफ व्यूज भी नजर आएंगे आपको। वाकई ऐसा लगेगा पढ़ के कि वो वाकई एक पेसिमिस्टिक वे में उसने जो है वो लिखने की कोशिश की है या वो वाकई एक पेसिमिस्ट ही है। तो अब यही चीज़ हमने अगर प्रूव करनी है कि वो एज अ पेसिमिस्ट ही है, एक पेसिमिस्ट ही है, तो हमारे पास ये चीज़ आपने जो है ना वो यही मतलब नोट्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर करना है। As some critics are of the views that Hardy always presents the darker side of life। जितने भी क्रिटिक्स हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है हार्डी के नॉवेल्स के बारे में और उसके बिलीव्स के बारे में, उनका ये कहना है कि हार्डी जो है हमेशा नॉवल के अंदर जिंदगी की डार्कर साइड प्रेजेंट करता है। वो कोई प्लेजर या कोई एंटरटेनमेंट या इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं ऐड करता है। ऐसे करेक्टर्स नहीं ऐड करता जहाँ पे कोई ब्राइटर एक लाइफ़स्टाइल हो किसी कैरेक्टर का, या एक लाइफ़स्टाइल के अंदर कोई रह रहे हों, या ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना कैरेक्टर के थ्रू और ना ही नॉवल के अंदर एटमॉस्फेयर या जो लोकेशन या जो सेटिंग होती है उसके थ्रू। And in most of the characters are victims of the cruel clutches of hostile nature। और मैनी कैरेक्टर्स जो हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स वो विक्टिम हैं, यानी कि वो उन पे वो जो है वो नेचर कह लें कि एक उनका नेचर के साथ उनका एक रिलेशनशिप है। क्रूर रिलेशनशिप इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो विक्टिम्स हैं क्योंकि विक्टिम कहते हैं ना कि जैसे मुजरिम को कहते हैं, या एक जो रवैया होता है, मुजरिमाना रवैया होता है, वो नेचर का और कैरेक्टर्स का आपस में है। वो क्रूअल है। वो इस तरह से प्रेज़ेंट किया है कि मतलब उसके नॉवेल्स के अंदर मोस्टली आपको नज़र आएगा कि कैरेक्टर्स का नेचर के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक क्रूअल वे में आपको नज़र आएगा। दैट इज़ व्हाई डिफरेंट क्रिटिक्स डब इट डिफरेंटली। अब बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं इसको डिफरेंट वे में अपने-अपने लिहाज से, अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के थ्रू प्रूव करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, या लाइक जिस तरह भी उनको लगता है कि इसके ये व्यूज़ हो सकते हैं, ये व्यूज़।
तो उस लिहाज से उन्होंने अपने-अपने जो है ना वो डिफरेंटली उस पे क्रिटिसिज़्म किया हुआ है। एज़ फार एज़ द appeal ऑफ दिस नॉवल, the run of the narrative is concerned, it is presented in the words of pessimism and fatalism. ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि पेसिमिज्म और फैटलिज्म की ही आपको सेंस नजर आएगी। वर्ड्स और करेक्टर्स की सिचुएशन, जिन हालात में वो रह रहे हैं, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो उस लिहाज से वो सारा कुछ देखते हुए हमें पता चलता है कि हम ये देखते हैं कि ये पेसिमिज्म और फैटलिज्म ही है इसमें टोटली। Hardy's novels present his philosophy of life at a very large scale. उसके novels में आपको ज़िंदगी के ही issues नज़र आएंगे। philosophy of life का मतलब ये है कि ज़िंदगी से related उसके जो point of views हैं, जो उसकी research है, जो उसकी experiences हैं, उसने वो share किए हुए हैं। और उसके अंदर मोस्टली आपको नॉवेल्स के अंदर ये नज़र आएगा कि वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता है। जैसे मैंने आपको बायोग्राफी में बताया था, थॉमस हार्डी की बायोग्राफी जब मैंने आपको करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि थॉमस हार्डी स्टार्ट में एक टाइम पीरियड तक उसने अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च की है, ज़िंदगी पे, लाइफ इश्यूज़ पे, इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, सोचा है, समझने की कोशिश की है, एक्सपीरियंस किया है। सेकेंडली उसने वो क्रिश्चियनिटी पे एक टाइम पे आके उसके अगेंस्ट हो गया था। तो अगेंस्ट होने तक जो है उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उसको वो उसने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट किया। उसको जैसे जैसे उसने ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया और लिखना शुरू किया, उसे लगा कि क्रिश्चियनिटी लाइक वो अगेंस्ट हो गया इसके। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स पे आपको ऐसा नज़र आएगा कि पेसिमिज़्म इसीलिए है कि एक होपलेस जो इंसान होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो किसी रिलीजन को या किसी गॉड को फॉलो नहीं करता है, मानता, ठीक है? तो इसी तरह से हार्डी ने इस नॉवल इन जितने भी नॉवेल्स हैं इस तरह के जिसके अंदर फैटलिज्म और पेसिमिज्म नज़र आएगी, वो इसी वजह से है क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हो गया था और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव जो है एक्सपेंड होके जो है ना उस पे फोकस करके सोचता रहा है। और उसका ये कहना था कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई ऐसी पावर है जो इंसान को कंट्रोल कर रही है। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उसे क्रिश्चियनिटी में ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसे ऐसी कोई चीज़ इसके कोई प्रूफ करें कि उसको नज़र नहीं आया कि जिसके थ्रू वो ये समझ सके कि वाक़ई कोई चीज़ है उसके मज़हब में जो जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं। इसलिए उसने फिर एक टाइम पे आके इसको रिजेक्ट भी कर दिया था, छोड़ दिया था। और फिर ये और बात है कि कुछ टाइम बाद उसने दोबारा से इस मज़हब को चुन लिया था, जॉइन कर लिया था। तो यहाँ पे इसकी जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़ है, वो इसी वे में आपको नज़र आएगी सारे नॉवेल्स के अंदर और ड्रामास और पोएट्री के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें आपको नज़र आएँगी जिसमें आपको पेसिमिज़्म और फैटलिज़्म के बहुत सारे व्यूज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। Being a pessimist, he always believes that man is born to suffer. एक पेसिमिज्म के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा हम कहते हैं कि वो उसका जिस तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन है हर नॉवल के अंदर जो डिटेल्स हैं उसके अंदर अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि हार्डी का बिलीव है, ठीक है? हालांकि हार्डी के ये बिलीव्स अपने नहीं हैं, हम उसको बस प्रूव कर रहे हैं कि नॉवल के अंदर नॉवल के थ्रू उसके लिहाज से इसका ये बिलीव है। ही बिलीव्स दैट मैन इज बॉर्न टू सफ़र। उसका ये मानना है कि इंसान पैदा ही सफ़र करने के लिए हुआ है, पैदा ही बर्दाश्त करने और सब्र करने के लिए हुआ है। ही इज़ फैटलिस्टिक, वो फैटलिस्टिक है, यानी कि अपनी जो है किस्मत के आगे वो बेबस है। उसकी किस्मत जो है, किस्मत के लिहाज से वो कह लो कि मोहलिक सी बीमारी में जैसे आप मुब्तला हो जाते हैं ना, डिजीज़ में, उस तरह का होता है फेट और इंसान का ताल्लुक। बिकॉज़ डेस्टिनी, उसकी जो इंसान की मंजिल है, इज़ ऑलवेज़ हॉस्टाइल टू मैन, दैट इट वंस ओवर ह्यूमन लाइफ। ठीक है? जो उसकी डेस्टिनी है, वो इंसान पे घमंड करती है, वो इंसान को अपने लिहाज से लेके चलती है और इंसान जो है उसी के हाथों में एक पपेट की हैसियत से होता है, ठीक है? हॉस्टाइल कहते हैं कि एक दुश्मनी, ठीक है? बिकॉज़ डेस्टिनी इज़ ऑलवेज़, यानी कि जो उसकी डेस्टिनी है, जो उसकी मंजिल है या उसकी जो किस्मत है, ठीक है? वो कह लें कि उसकी जो फेट, फेट के सेंस में आप कह सकते हैं डेस्टिनी, फेट जो है इंसान की, कह लो कि दुश्मन के हैसियत से हमें हमेशा नज़र आती है।
कि वो इंसान के साथ कभी भी किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो इंसान के दैट इट वंस ओवर ह्यूमन लाइफ, जो इंसान की पूरी ज़िंदगी पे काबिज़ रहती है हमेशा। He is of the firm views that a man is not a free or not the master of his fate in this universe. उसका ये कहना है कि इंसान जो है इस कायनात में, इस ज़िंदगी में, वो अपनी फेट का मालिक नहीं है। वो अपनी फेट को अपने हाथों से बदल नहीं सकता या लिख नहीं सकता। तो मैन इज़ नॉट फ्री, इसमें वो आज़ाद नहीं है इंसान अपनी फेट को चेंज करने में या उसकी मास्टरशिप हासिल करने में। उसको हक नहीं है इसमें। इट इज़ वेरी एविडेंट, हमें इसका सबूत मिलता है फ्रॉम द कैरेक्टर्स एंड देयर एंडिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ टेस, क्लाइम एंड स्टिशिया। ये तीनों कैरेक्टर्स यानी कि इनकी जो एंडिंग होती है, लाइफ एंडिंग, इनकी ज़िंदगी की जो एक डेस्टिनी है, हमें उनसे देख के और इनके कैरेक्टर्स, इनकी परफॉर्मेंस देख के हमें पता चलता है कि ये एक सबूत है इस बात का कि इनकी ज़िंदगी जो है, इनकी ज़िंदगियाँ पेट के हाथों में थी, इनके अपने हाथ में नहीं थी। हालांकि हमारा, अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वैसे रिलीजन की बात आप नहीं कर सकते हैं लिटरेचर के अंदर। लाइक जैसे आप कह सकते हैं ना कि हम एज अ मुस्लिम वी शुड डू डैट एंड दिस वगैरह वगैरह, ये नहीं आप कह सकते, ठीक है। तो आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट जो है जस्टिफाई करना होता है लिटरेचर के अंदर, पेपर में जब भी आपने करना है। तो यहाँ पर भी हमने यही हम इस तरह से कह सकते हैं कि हालांकि अगर हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो हम ये कहते हैं कि इंसान का जो सोच का इख्तियार है वो इंसान के अपने पास है। बाकी आगे किस्मत का खेल अलग बात है कि इंसान सोचता कुछ और है, हो कुछ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लाइम और एस्टेशिया अपनी सोच की वजह से जो है वो बेसिकली फेट के हाथों में आ जाते हैं। अपनी सोच अगर वो बदल लेते हैं, अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, तो शायद उनकी जो है वो उनका एंड जो है इस तरह से ट्रेजिक नहीं होता दोनों का। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं, बीच में आप ऐड कर सकते हैं कि लाइक अगर आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपने आपकी व्यूज मांगे गए हैं ना पेपर के अंदर, तो आप ये बात कह सकते हैं कि एस्टेशिया और क्लाइम जो है, अगर उनके पास सोच का इख्तियार था, वो सोच सकते थे, अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते थे, लेकिन वो नहीं लेके आए और अपने आप में डिटर्मिन रहे। दोनों दोनों के प्लान्स कुछ और थे, दोनों का फ्यूचर प्लान कुछ और था, दोनों की ज़िंदगियाँ डिफरेंट थी, लेकिन दोनों ने अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हुए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, कॉन्शियसली नहीं सोचा उस तरह से। स्टेशिया जो अपनी फ्यूचर लाइफ को लेके बहुत कॉन्शियस थी और उसे एक फैशनेबल सिटी में रहना था, लेकिन क्लाइम इसको नेटिव एज ए नेटिव अपने जो है वो हेत में रहना था, और उसके लिहाज से उसको वो उसकी सोच थी कि मैं नेटिव्स को पढ़ाऊँ एज अ स्कूल टीचर, अब आगे स्टार्ट करूँ। लेकिन वो स्टेशा के मामले में सोच सकता था कि ऐसे लड़के के साथ वो रह सकता है या नहीं सकता। इसने इस बारे में सोचा नहीं, वो इसकी बस ब्यूटी से इम्प्रेस हो गया और उसने बस फैसला कर लिया कि मैंने इसके साथ रहना है। तो यहाँ पे ये दोनों की गलती थी। These traits of the characters who could not live and move independently and freely. ये फेट के हाथों में इस तरह से आए, हमें इस बात का सबूत मिलता है कि फेट ने इनके कहने के क्रूअल बिहेवियर इनके साथ रहा फेट का, कि ये ना अपनी ज़िंदगी से रह सके, ना अपनी ज़िंदगी से इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी में मूव कर सके, और ना ही फ्रीली आज़ादी से रह सके, आज़ादी से कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सके। We see in Hardy's novels that man becomes the puppet in the cruel clutches of fate. हम नावल के अंदर जितने भी नावल उसके अंदर ये देखते हैं कि इंसान जो है वो एक खिलौना है, पपेट है, जो फेट है, फेट के हाथों में एक क्रूअल पपेट की तरह है। एंड सर्कमस्टांसेस विच ऑलवेज गो अगेंस्ट हिम। और जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, वो भी उनके हाथों भी एक ये पपेट की हैसियत से ही होता है कि ये बात हमारी ज़िंदगी में भी, हम अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि कई बार हमने सोचा कुछ और होता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन एकदम से ऐसे चेंज हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस के हाथों भी वो एक मतलब उनका भी एक क्रूअल बिहेवियर रहा है इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस का भी बहुत ज़्यादा पार्ट था। मैन जो है एक खिलौने की तरह ही था इस नॉवल के अंदर, विच ऑलवेज गो अगेंस्ट हिम, जो हमेशा उसके उनके अगेंस्ट ही जाते हैं, बिकॉज मैन इज मिजरेबल एंड हेल्पलेस अगेंस्ट द पावर्स ऑफ नेचर।
ये हार्डी का बिलीव है, जिस तरह से उसने नॉवल के अंदर ये सारा नॉवल लिखा है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को डाला है, हम ये कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस और फेट के आगे इंसान एक खिलौना है, और जो कि हमेशा उनके उसके अगेंस्ट जाती है और उसे मिजरेबल और हेल्पलेस बना देती है जब नेचर की बात आती है तो। ठीक है, जब भी इंसान नेचर के अगेंस्ट आने की कोशिश करता है तो वो मिजरेबल और हेल्पलेस बन जाता है। It does not mean that he is, however, a cynic, because he is also of the view that this good and noble being is always fighting against the cruel. यानी कि it does not mean that he is, however, a cynic. cynic कहते हैं नेगेटिविटी को, अ, जैसे कि कि एक ऐसे लोगों का ये बिलीव होता है कि जो है इंसान सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मोटिवेट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सिनिक था, मतलब जो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट था। यहाँ पे मैन की बात हो रही है। ठीक है, मैन बिकॉज ही इज ऑल्सो ऑफ द व्यू, यानी कि उसका ये भी ख्याल था डेट दिस, according to Hardy, this good and noble being is always fighting against the cruel circumstances. उसका ये मानना है कि जो यही चीज अच्छी और जो नोबल चीज है, यही अगेंस्ट जो है ना फाइट करने में कह ले कि हेल्प आउट करती है। गुड एंड नोबल थिंग, नोबल बीइंग इज ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट द क्रूअल सर्कमस्टांसेस, यानी कि हमारे साथ जो भी हमारे बुरे हालात होते हैं या हमारी बुरी फेट होती है, उसमें हमारी अच्छाई और बीइंग अ नोबल पर्सन, हमारी वो क्वालिटी हमारे काम आती है। तो यहाँ पे हार्डी का ये सोचना है कि इंसान की गुड क्वालिटी, गुडनेस और उसकी जो नोबेलिटी है, वो उसके सम सर्कमस्टांसेस में, क्रूअल सर्कमस्टांसेस में उसके अगेंस्ट फाइट करने में उसका हेल्प करती है, एंड फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। हार्डी नेवर एवर थॉट एंड कंसीडर्ड, उसने कभी भी ऐसा सोचा या कंसिडर नहीं किया क्या, वो ये कि लाइफ टू बी अ boon, rather he believes that happiness is an occasional episode in a general drama of life। ठीक है, यानी कि वो एक जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि वो हैप्पीनेस कैसे समझे, जैसे एक जनरल ड्रामा में एक एपिसोड के हैसियत से आती है, यानी कि हैप्पीनेस ओकेजनल है, वक्त के हिसाब से आती है, हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि एक जो इंसान की ज़िंदगी है, उसका ये मानना है कि इंसान की ज़िंदगी जो है उसमें हैप्पीनेस का जो पार्ट है वो एक एपिसोड की तरह आता है। तो लाइफ टू बी अ बून रदर, बून का मतलब यहाँ पे है किसी चीज़ की वजह बनना, या कुछ बेनिफिशियल जो होता है ना किसी के लिए, समथिंग बेनिफिशियल फॉर सम अदर सम पर्सन। तो लाइफ टू बी अ बेनिफिशियल, यानी कि अगर आप समझते हैं ना कि ज़िंदगी में आप हमेशा फ़ायदे फ़ायदे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में, उसका बिलीव है कि इंसान की ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है वो ओकेजनल आती है, एक एपिसोड की तरह आती है और फिर चली जाती है, और गम होते हैं, इंसान को सफ़र भी करना पड़ता है साथ साथ। हार्डीज विजन ऑफ लाइफ इज दैट लाइफ इज बेसिकली ट्रेजिक एंड द चांस ऑफ एस्केप इज वेरी रेयर और रिमोट, यानी कि ज़िंदगी जो है एक ट्रेजिक है, इंसान की जो है उसमें ट्रेजेडी होनी होनी है, उसकी लाइफ, इंसान की ज़िंदगी जो है ट्रेजिक है, और चांस एंड द चांस ऑफ एस्केप, वहाँ से उससे वो भागना और ये उससे दूर रहना, ये उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि ट्रेजिक अपने आप, अगर आप कहें कि अपनी ज़िंदगी की इस ट्रेजिक ट्रेजेडी से या ट्रेजिक लाइफ से भाग जाएं या दूर रहें, तो ये आपके पास इसका कोई चांस नहीं है, यहाँ पे आप बेबस हैं। These are accidents are coincidences which always aggravate man's tragedy। यही कोइंसिडेंसेस और एक्सीडेंट्स जो हैं इंसान की ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं और उसकी वजह बनते हैं, बिकॉज नेचर इज़ नॉट फ्रेंडली टू मैन। इंसान के साथ कभी भी नेचर जो है वो उसके फ्रेंडली नहीं रही है। इंसान के कहें ना कि उसके हिसाब से
सॉरी, इंसान के अपने हिसाब से नेचर नहीं चली है कभी भी। जब भी नेचर का आता है तो नेचर अगेंस्ट ही होती है मैन के। ये और बात है कि जब इंसान नेचर को एक्सेप्ट करके चलता है तो उसको फ़ायदा मिलता है, लेकिन जब वो नेचर के अगेंस्ट आने की कोशिश करता है तो नेचर तो ऑलरेडी इंसान से इनडिफरेंट होती है, ठीक है? नेचर इंसान का जो सर्कमस्टांसेस है, एटमॉस्फेयर है, वो हमेशा इंसान के अगेंस्ट ही होता है। इंसान को इसके हिसाब से चलना पड़ता है। टू मैन फॉर एवर, हमेशा के लिए, रादर इट इज अ फो टू हिम, एक फो का मतलब है एनिमी, ठीक है? तो एक दुश्मन की हैसियत से होता है। एंड इज ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ अ नेगेटिव रोल ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिम फॉर एवर, यानी कि उसको हमेशा तबाह करने के पीछे ही होता है। एक नेगेटिव रोल की हैसियत से इंसान की ज़िंदगी में इसका रोल नज़र आता है आपको। In the return of the native, we always see that tragedy happens due to the weaknesses and faults of the characters themselves. यानी कि ट्रेजेडी जहाँ पे भी अकर होती है, जब भी किसी के साथ होती है नॉवल में या अगर रियलिटी में भी आप देखें रियल लाइफ में, तो उसकी वजह क्या है कि वीकनेसेस एंड फॉल्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स। उसमें इंसान की अपनी गलतियाँ और अपनी वीकनेसेस होती हैं जिनको वो ओवरकम नहीं करता, जिनसे वो सबक हासिल नहीं करता और डिटर्मिन रहता है, हार्श रहता है, ठीक है? तो वहाँ पे उसके साथ ट्रेजेडी होती है। यही चीज़ आपने ऑलरेडी आप थ्रू आउट अभी तक डिस्कस करते आए हैं, ड्रामा में भी आपने देखा होगा मोस्टली कि ट्रेजेडी कहाँ पे हुई? जहाँ पे जो किंग था, इडिपस किंग था, उसकी प्राइड, उसकी जो और एरर ऑफ जजमेंट थी, उसकी वजह से। क्यों? ये उसके सारे वीकनेसेस, उसके फॉल्ट्स थे, उसके कैरेक्टर्स के। अगर उसके उसमें ये चीज़ें ना पाई जाती, अगर वो सोच समझ के फैसले लेता और सोचता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है ये वो, तो वो शायद उसके साथ वो ट्रेजेडी ना होती। उसने पावर के लिए, उसको उसको पावर मिल रही थी, उसने शादी कर ली जो कैस्टा से। उसने ये ना सोचा कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ या मुझसे जिससे शादी कर रहा हूँ वो एक वाइफ है, एक क्वीन है तो है, लेकिन उससे उम्र में भी बड़ी है और बच्चे भी हैं उसके वगैरह वगैरह, जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान जो है सोचता है। लेकिन उसने पावर का सोचा बेसिकली, जो कि उसको मिल रही थी। और लोगों से जब उसको रिस्पॉन्स मिला कि लोगों ने कहा कि लाइक इसने हमें बचाया है ये वो, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसको ये चीज़ बहुत एक लस्ट हुई यहाँ पे कि मेरी तारीफ की जा रही है और ये वो। तो उस पावर के पीछे उसने अपने आप को तबाह कर दिया, उसकी वजह से शादी कर ली और तबाह कर दिया। तो ये उसकी वीकनेसेस और उसके फॉल्ट्स थे, ठीक है? तो यही चीज़ अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में ओवरकम कर लेता है तो फिर उसके साथ वो ट्रेजेडी नहीं होती, इस तरह से ट्रेजिक एंड नहीं होता जिस तरह से इन कैरेक्टर्स का हुआ, स्टेशिया का, वाइल्ड का या इडिपस का आप कह सकते हैं, ठीक है? सॉरी, इडिपस की यहाँ पे आप एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। आपने यहाँ पे इसका नेम मेंशन नहीं करना। इन एडिशन टू इट, हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस यानी कि जो क्रूअल सर्कमस्टांसेस हैं एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, और नेचर की जितने भी फोर्सेस हैं आल्सो प्ले अ वेरी इंटीग्रल रोल इन शेपिंग देम इनटू अ वेरी मिजरेबल कंडीशंस। इंसान की मिजरेबल कंडीशन को क्रिएट करने, इंसान की मिजरेबल कंडीशन क्रिएट करने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। As far as the case of climb is concerned, ओके, कंसिडर्ड, यहाँ पे अब रेफरेंस आ गया कैरेक्टर्स का, ठीक है? वही चीज़ें वही हैं, आपको नजर आएंगी, पॉइंट्स भी वही हैं, बस एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे आपको मैं जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ एंटायरली डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिज सॉफ्ट नेचर। कि जब हम कलाम के बारे में बात करते हैं तो एक अपने सॉफ्ट नेचर के लिहाज से वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है दूसरे करेक्टर से। ही लाइक्स टू सर्व हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, ये उसकी अच्छाई थी कि वो जो है उसने अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को, अपने नेटिव्स के बारे में अच्छा करने का सोचा बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, उनको तालीम प्रोवाइड करके। ही हैड नॉट बीन अ मटेरियलिस्टिक, उसको दुनियावी चीज़ से मोहब्बत नहीं थी, दुनियावी वो मटेरियलिस्टिक नहीं था कि दुनिया में रहते हुए उसको कोई लस्ट हुई हो, कोई इस तरह की दुनियावी मोहब्बत हो उसे, मतलब पैसा, पावर वगैरह या स्टेटस। तो लेकिन एक चीज़ जो उसे रिलेट हुई वो थी स्टेशिया की ब्यूटी से वो इम्प्रेस हो गया था। एंड वर्डली टाइप ऑफ मैन, इंसान की जो दुनियावी लिहाज से जो इंसान जो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता है, इसके इसके करेक्टर में वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। बिकॉज ही लेफ्ट द फैशनेबल लाइफ ऑफ पेरिस, क्योंकि उसने एक फैशनेबल सिटी में रहते हुए एक सक्सेसफुल जॉब छोड़कर अपने नेटिव की तरफ वापस गया था, एंड रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस एक्टिंग हेथ इन ऑर्डर टू लीड अ काम
सूथिंग एंड नेचुरल लाइफ। वो एक बहुत ही स्मूथ टाइप की ज़िंदगी, बहुत पुरसुकून और नेचुरल टाइप की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, किसी ऐसे अपनी ज़मीन से प्यार था, एक्टन हेड से प्यार था, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना था। अपार्ट फ्रॉम दीज गुड क्वालिटीज़, अब ये गुड क्वालिटीज़ जो हमने कहा कि एक सॉफ्ट नेचर है, उसके अंदर वो अच्छा सोचता है और उसने अच्छा करने की कोशिश की। अब इन सारी गुड क्वालिटीज़ से हटकर अब हम देखेंगे तो क्या हमें नज़र आता है, क्लाइंट हैज़ ऑल्सो हिज ओन शॉर्ट कमिंग के आप बहुत एक चीज़ पे कम वक्त के लिए डिटर्मिन रहते हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ बहुत ही आपके अपने फैसलों की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कम टाइम के लिए रहती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अनहैप्पीनेस। यही चीज़ें उसकी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस की रीज़न थी। ठीक है, इट इज़ हिज इनएबिलिटी। ये अब कैसे है शॉर्ट कमिंग इसकी, कैसे इट इज़ इन हिज इनएबिलिटी, ये उसकी कहने के बैड क्वालिटी थी, इनएबिलिटी थी कि वो इस काबिल नहीं था, व्हेन ही फेल्स टू परसीव स्टिशियाज अनसुटेबिलिटी, वो उसकी अनसुटेबिलिटी को समझ ही नहीं पाया। ये उसकी इनएबिलिटी थी, उसकी शॉर्ट कमिंग थी कि उसने बहुत कम वक्त में मतलब बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया उसे शादी करने का, ये नहीं सोचा कि वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, हालांकि उसके सामने था सब कुछ, तो उसको फिर भी वो पहचान नहीं पाया एज अ वाइफ, एज शी इज अ गर्ल ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि वो अपने आप अब इर्द गिर्द के माहौल से सेटिस्फाइड नहीं थी, और उसकी बहुत सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर्स की उसके सामने आई थी, फिर भी उसने उसको इग्नोर कर दिया था उनको, और उसको फिर भी एज अ वाइफ चुन लिया था। एंड वर्डली प्लेजर्स एंड ornaments, there is a huge gulf between the nature and temperament of both, यानी कि इंसान का टेम्परामेंट और नेचर का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। His mother was right in calling her as an idle, voluptuous woman, यानी कि इग्नोरेंट और एक ऐसी लड़की जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। इडल कहते हैं लेजीनेस को। ठीक है, तो उसकी माँ के जो है वो, यानी कि उसका सही कहना था कि ये अपने जो जितने भी मर्द हैं इनको अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करती है, उसका ये कहना था। वोलम्पटस ऐसी औरत को कहते हैं जो अपनी ब्यूटी से या लाइक अपने आप से, अपने मतलब अपनी फिगर से या इस तरह के किसी तरह से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसका ये कहना था कि इस टाइप की औरत है। He fell in love with her and married her, but he had failed to keep her happy and satisfied. अब उसे शादी तो कर ली लेकिन उसे वो खुश नहीं रख सका, ना ही सेटिस्फाई कर सका, क्योंकि उसके कुछ और प्लान थे। द रीजन बीइंग, ऐसा करने की वजह क्या थी, शी इज ऑफ डिफरेंट नेचर एंड वांट्स टू लीड अ डिफरेंट लाइफ इन अ फैशनेबल सिटी। उसने शादी से पहले ये दावा तो किया था कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रह लूंगी, जिस तरह से तुम्हारे बगैर रहना मुझे मंजूर नहीं है, जैसे हालात होंगे जिस तरह के होंगे मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। लेकिन शादी के बाद उसका वो विजन चेंज नहीं हुआ था, और फैशनेबल सिटी में ही अभी भी वो जाना चाहती थी, तो यही इसी चीज़ की वजह से जो है वो उसको कभी वो सेटिस्फाई और खुश नहीं कर पाया। Klein, being a fellow of simple, sober, and noble nature, fails to keep a balance between his mother and his wife. अपनी सोबर सिंप्लिसिटी, नोबिलिटी जो नेचर थी उसमें रहते हुए वो ये बैलेंस नहीं कायम रख सका। ये उसकी इनएबिलिटी हम कह सकते हैं कि अगर वो एक थोड़ा-सा मैच्योर होता या अच्छे फैसले ले सकता होता, तो शायद वो दोनों फीमेल्स में बैलेंस कायम रखने में कामयाब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ रियली हिज़ मेजर फॉल्ट दैट फर्स्टली ही इज़ इन्क्लाइंड टू हिज़ वाइफ। ये उसका बहुत बड़ा फॉल्ट था कि वो अपनी वाइफ की तरफ होल हार्टेडली, यानी कि खुले दिल से कह लें कि उससे फ़ौरन से जैसे उसे पता चला कि उसकी तरफ माइल था, और यानी कि उसकी ब्यूटी कह लें या
शायद उसकी मोहब्बत ही कह लें कि वो पूरी तरह से उसकी तरफ जो है ना अट्रैक्टिव था, ठीक है, अपनी वाइफ की तरफ। लेटर ही बिकम्स इनक्लाइंड टुवर्ड्स हिज मदर, फिर बाद में वो उसकी अपनी माँ का भी ख्याल आता है, उसकी तरफ भी वो माइल हो जाता है, लेकिन इसमें वो दोनों तरफ से देर कर देता है। पहले वो उससे शादी करता तो है, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होके, उसकी ब्यूटी से अट्रैक्शन हासिल करने की वजह से, लेकिन बाद में वो उसको सेटिस्फाई और हैप्पी ना रखने के बाद, जब ये सीन होता है कॉटेज में, जब वो मालदीव से छुप के मिल रही होती है और फिर इस तरह से, तो उसके बाद जो वो लेटर उसने लिखा उसको रिकंसाइल के लिए, वो उसमें उसने देर कर दी थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों तरफ उसने देर कर दी, माँ माँ की तरफ जाने के लिए भी, उसके लिए उसके साथ रिकंसाइल करने में भी, और वाइफ के साथ भी। तो दोनों की तरफ जो है ना वो बैलेंस दोनों तरफ वो नहीं मेंटेन रख सका। This shows that he is a man of uncertain and unbalanced nature who is unable to maintain balance between his duties to wife and mother. ठीक है। In short, it can be stated that Climb is indeed as unsuitable for Stacia as she is for him. तो अगर हम ये कहें कि क्लाइम भी उसके लिए उसी तरह उतना ही अनसुटेबल है जितनी एस्टेशिया उसके लिए थी, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। सो as far as the case of स्टेशिया, अब स्टेशिया का यहाँ पे आ गया है। पहले हमने देखा कि क्लाइम जो है उसमें हार्डी का पेसिमिज्म हमें क्या नजर आता है, ठीक है। उसके अंदर पेसिमिज्म क्या है, जहाँ पे उसकी अपने फॉल्ट्स थे, उसके अपने फॉल्ट्स क्या थे, जहाँ पे गुड क्वालिटीज थी उसमें, उसके दूसरी तरफ उसकी फॉल्ट्स भी थे, उसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स उसने की, जिसमें वो अपनी वाइफ और अपनी मदर में बैलेंस क्रिएट ना कर सका, बैलेंस मेंटेन ना रख सका। स्ट्रेशा से शादी के लिए वो सोचना समझने की सलाहियत नहीं रखता था, उसने ऐसा परसीव करने की कोशिश ही नहीं की उसके नेचर को, और ये उसके फॉल्ट्स थे। और यहाँ पे वो पहले उसने अपने फैसले लिए और फिर वो अगेंस्ट जो उसकी एक फेट थी, उसकी जो डेस्टिनी थी, उसके आगे वो मिजरेबल हो गया, और उसका ये एंड हुआ, ट्रेजिक एंड, जिसमें उसने दोनों को खो दिया, ठीक है। अब इस टीशर का आ गया है, उसकी पर्सनैलिटी में अब हम किस पॉइंट से बता सकते हैं कि पेसिमिज्म है हार्डी की। हर ओन टेम्परामेंट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ट्रेजिडी। उसका अपना जो रवैया था, उस वही उसकी जो है वो ट्रेजिडी की वजह बना, ठीक है। उसकी ट्रेजिडी के पीछे जो बेसिक रीज़न थी वो उसका अपना टेम्परामेंट था, जिसमें वो दूसरों के बारे में अपने से हट के दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी, लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था उसने, नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया था, बस उसका एक ही एम था कि मुझे यहाँ से निकलना है। She always dreamed of living in that most fashionable city in Paris, life in Paris, and was firstly impressed by the personality of Klein only by watching his personality, who recently came back from the artificial life of Paris. पेरिस पेरिस का या फैशनेबल सिटी का उसने पहले से सोचा हुआ था, और फिर जब पहली बार उसने क्लाइंट को देखा तो उसकी पर्सनैलिटी से और उसके पेरिस से बिलोंग करने से, इन दोनों की वजह से वो इम्प्रेस हुई, और उसके बाद उसने उसके साथ अपना जो है वो एक कोर्टशिप वाला जो सिलसिला है वो शुरू किया। So she chooses Klein for her life partner by thinking and expecting that he would fulfill her desires. उसने उसके साथ अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर प्लान कर लिया। माइंड में उसके फिर भी वही चीज़ें थी कि मुझे इसके साथ सॉरी मुझे इसके साथ यहाँ से निकलना है, और मैं इसको बाद में, अभी नहीं तो बाद में राज़ी कर लूँगी कि मुझे पेरिस ले जाए या हम लोग यहाँ से चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये उसने यही सोचा और यही एक्सपेक्ट करते हुए उसने उसके साथ जो है वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का सोच लिया था। फर्स्ट शी क्लेम्स टू लिव इवन इन हेमिटेक, यानी कि उसको जहन्नुम में भी रहना पड़े या ऐसे बुरे हालात में भी रहना पड़े, वो रह लेगी विद क्लाइंट, उसके साथ उसने इस तरह से रहने का दावा किया। बट बीइंग अनएबल टू subdue her longing feels miserable on Agniheth. So being unable to subdue her longing feels miserable on Agniheth, यानी कि अपनी इस जो उसकी जो लॉन्गिंग, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप बहुत लंबे अरसे तक सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा करना है, या इंतजार करते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिले,
तो अपनी इस लॉन्गिंग में वो अपने आप को मिज़रेबल एक्टिंग हेड पे बना लेती है, क्योंकि वो शी बीइंग अनएबल टू सबड्यू आप कह सकते हैं कि अपने आप को ओवरकम करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है? तो उसकी जो लॉन्गिंग थी वो ओवरकम ना हुई, उसको वो चीज़ वो नहीं मिली, ठीक है? और उसे लगा कि वो जिन हालात में वो रह रही थी क्लाइंट के साथ, उन हालात में वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई और शी वाज़ अनएबल, उसे कोई रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ पे वो मिज़रेबल सी एग्डन हेथ पे रहते हैं। अ प्लेस व्हिच इज़ अ पैराडाइज़ फॉर क्लाइंट टू लिव, जो उसके लिए एक मिज़रेबल प्लेस बनी और वही प्लेस एट अ टाइम क्लाइंट के लिए एक पैराडाइज़ यानी एक जन्नत से कम नहीं थी। शी कैन नॉट एक्सेप्ट क्लाइंट्स हम्बल ऑक्यूपेशन, वो उसकी हम्बल ऑक्यूपेशन यानी कि एज अ फर्स्ट कटर और जो एज अ स्कूल टीचर उसने एक ऑक्यूपेशन अपना जो शोबा चूज किया था, उससे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। शी इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनकंसिस्टेंसी क्या होती है कि इंसान एक फैसले पे टिका नहीं रहता जब। एंड फिकल माइंडेड यानी कि उसको वो उसकी जो सोच थी वो डाइवर्ट होती रहती, डबल माइंडेड होती रहती थी वो। तो इस वजह को इन चीज़ों को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था और वो डबल माइंडेड हो रही थी और इनकंसिस्टेंट रही थी। हर वीक एंड अनस्टेबल नेचर, अब इसके फॉल्ट्स क्या हैं? पहले बताया गया कि उसके कैरेक्टर में आपको क्या नज़र आता है कि उसका टेम्परामेंट है, उसने पेरिस का सोचा हुआ था वहाँ पे जाके रहेगी और वर्ल्ड के साथ पहले उसने सोचा हुआ था कि जाएगी और वो इसको यहाँ से निकाल सकता है। फिर जब क्लाइम आया, वहाँ से उसकी अपनी जो सोच और अपने टेम्परामेंट और अपनी नेचर के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, अब उसको वहाँ से उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो कहने के नेचर के अगेंस्ट उसकी जो एक बैटल थी, वहाँ से वो स्टार्ट होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसकी नेचर जो उसकी सॉरी उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको कैसे मिलते हैं उसके ट्रेजिक एंड की सूरत में, ठीक है? तो क्या हुआ, क्लाइंट से शादी कर ली, उसको शादी से पहले दावे कर लिए, शादी के बाद उसको एक्सेप्ट ना किया, उसके ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट ना किया और ना उसका साथ दिया और यहाँ पे उसने जो है डबल माइंडेड होकर सोचना शुरू कर दिया और उसकी इसी वीक ऑन अनस्टेबिलिटी को unstable nature को is revealed to us when she even becomes unfaithful to climb only by being tempted by Wildiv। जब Wildiv के साथ उसने मिलके एक प्लान कर लिया कि मैं इसके साथ भाग जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार लूंगी और ये वो, तो ये उसकी अनफेथफुलनेस थी अपने हस्बैंड के साथ और अनफेथफुल और कहने के एक नेचर के अगेंस्ट जाने की जो है उसने दोबारा कोशिश की, जो कि उसको ट्रेजिडी की तरफ ले गई। तो ये यहाँ पे वो फेट के आगे मिजरेबल है अपनी वीकनेस और अनस्टेबिलिटी की वजह से, अपनी नेचर की वजह से, अपने टेम्परामेंट की वजह से, ठीक है? और अपनी डिजायर्स की वजह से, क्योंकि उसने ना नेचर को एक्सेप्ट किया, ना अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट किया, ना ही अपनी फेट को एक्सेप्ट किया कि चलो अब मेरी शादी हो गया तो मैं अब इसके साथ ही रहूँ, इसका साथ दूँ जैसे भी है। शायद तब हालात बदल जाते हैं, शायद वो उसके साथ मिल के कुछ नया करने का सोच सकते हैं, शायद कुछ और हो सकता था, नए हालात पैदा किए जा सकते थे, बनाए जा सकते थे, लेकिन वो अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी ना ला सकी और उसने उसके साथ भी अनफेथफुल रही, नेचर के साथ भी उसने उसके नेचर के भी अपने इर्द गिर्द के माहौल से ऑलरेडी वो उसके अगेंस्ट थी। तो ये चीज़ उसको अपनी ट्रेजेडी की तरफ लेके गई, जो कि उसकी बेसिकली यही उसकी वीकनेसेस और उसके फॉल्ट्स थे उसके करेक्टर के। तो ये यहाँ पे हार्डी ने पैसे निज़ाम अपना शो किया कि इंसान फेट के आगे बिल्कुल मिजरेबल है, बिल्कुल जो है वो हेल्पलेस है, ठीक है? She never ever thought of serving her mother-in-law, which was her moral duty. उसकी moral duty क्या थी कि being a wife of Klein, she was supposed to serve her mother-in-law, but she didn't do that. तो यहाँ पे उसकी ये भी एक immorality हमें नजर आती है। Her mother-in-law is a respectable mother, but she proves to be a rigid and obstinate type of lady and creates problems for her daughter-in-law and her son। चले मान लेते हैं हम यहाँ के उसकी मदर इन लॉ भी रिजिड थी, ऑब्स्टिनेट थी, जो किसी की नहीं सुनती थी, ठीक है? अपने फैसले लेने की उसको थी और उसने दोनों का उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो उनके लिए फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, डॉटर इन लॉ और अपने बेटे के लिए। तो लेकिन अगर यहाँ पे स्टेशिया अपनी मॉरल ड्यूटी अपने यहाँ पे प्ले करती तो शायद हालात बदल जाते, ठीक है? तो यहाँ पे भी हार्डी की पेसिमिज्म है। आप यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि अगर
ऑल्दो मिसेस योबराइट जो है वो रिजिड थी या नेगेटिव टाइप की कैरेक्टर थी या प्राइड किस्म की औरत थी, अगर यहाँ पे एस्टिशिया अपनी मॉरल ड्यूटी एक बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, गुड ह्यूमन, या अपनी नोबिलिटी के लिहाज से एक मॉरल ड्यूटी अपनी अगर प्ले कर देती अपनी मदर इन लॉ के बारे में के साथ, तो शायद उसकी मदर इन लॉ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, या दोनों में आपस में थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ जाती, रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती, तो हालात बदल जाते फिर भी। यानी कि कहते हैं ना कि जब दो लोग रिजिड हों, दोनों अपनी जगह ज़िद्दी हों, तो किसी एक कोई एक भी अपनी अगर ज़िद से हट जाता है ना, या फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर ले आता है, या झुक जाता है, तो रिश्ते बच जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही रिजिड रहीं, दोनों ही अपने टेम्परामेंट में डिटरमिन रहीं, जिनका नुकसान दोनों को हुआ, बल्कि तीनों को। शी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आप तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम था, मतलब दोनों तीनों अपने आप में डिटर्मिन रहे, तीनों अपने आप में हाश रहे, तीनों अपने आप में रिजिड रहे, ठीक है। ऑल दो क्लाइम बेशक पोलाइट नेचर का था, लेकिन यहाँ पे उसकी भी हमें रिजिडनेस नज़र आती है कि उसने सही फैसले सही टाइम पे नहीं लिए थे, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिडी, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी ट्रेजिडी की रिस्पॉन्सिबल खुद है, चाहे यहाँ पे आप सॉरी ये स्टिशिया का कह लें या फिर मिसेस योबराट का कह लें, दोनों अपनी अपनी ट्रेजिडी की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द इवन दे इवन डज नॉट शी टेक पार्ट इन वेलफेयर वर्क्स ऑफ क्लाइम, यहाँ पे शी आएगा, शी इवन डज नॉट टेक पार्ट इन द वेलफेयर वर्क्स ऑफ क्लाइम। उसके जितने भी वो सर्विंग जो उसके प्लान थे नेटिव लोगों के लिए, जो भी कुछ वेलफेयर टाइप के करना चाहता था अम, उनके फ़ायदे के लिए, उसमें उसने कोई अपना हिस्सा नहीं डाला, ना ही उसको उसकी कोई पार्टिसिपेशन थी। क्लाइम opens a school in Agden Heath in order to educate the people of the area instead of supporting and helping his in his humanitarian projects, यानी कि इंसानियत के लिहाज से इंसानियत के लिए वो जो ये काम कर रहा था, उसमें उसको बजाय सपोर्ट करने के और हेल्प करने के, वो अपनी कुछ और ही प्लान करती रही। शी स्टार्ट्स अपोजिंग दीज एजुकेशनल प्लान्स ऑफ क्लाइम, उसने उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी, अपोजिंग मुखालफत करना। एंड इन दिस वे शी प्रोड्यूसेस अ गल्फ बिटवीन हिम एंड हरसेल्फ, उस दौरान इसने इन दोनों के दरमियान, अपने और क्लाइम के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले पैदा कर दिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा कह लो कि एक ऐसा एक लेयर क्रिएट कर दी, बीच में एक दीवार बना दी, ठीक है। Yes, most of the time she finds faults and taunts Esticia. सॉरी, यहाँ पे मिसेस योब्राइट की बात हो रही है कि यहाँ पे मिसेस योब्राइट की बात हो रही है कि जो है जहाँ पे क्लाइम ने अपने रिलेटिव्स को एजुकेशन को मतलब उसके जो भी प्लान थे उसमें उसने उसको अपने बेटे को सपोर्ट ना किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम शी फाइंड्स फॉल्ट्स एंड टॉन्ट्स स्टिशिया। उसमें भी वो मोस्टली उसने क्या किया कि स्टिशिया में वो ऐसे ही फॉल्ट्स ढूंढती रही और उसको टॉन्ट करती रही। हु इज़ द बिलव्ड वाइफ ऑफ क्लाइम, शी डज नॉट हैव द लीस्ट काइंडनेस एंड लव ऑफ ह्यूमन नेचर टुवर्ड्स स्टिशिया। स्टिशिया को लेके उसके दिल में भी कोई काइंडनेस, कोई ह्यूमन नेचर वाला जो है वो एस्पेक्ट हमें नहीं मिला, ना ही वो अपने आप में पैदा कर सकी। एज फार एज द पर्सनैलिटी ऑफ वाइल्ड डेव इज कंसर्न, जब हम वाइल्ड डेव के कैरेक्टर की बात करते हैं, ये होगी पहले स्टिशिया की और थोड़ी बहुत गिवरेट की बात। गिवरेट का आगे भी आई थिंक फर्दर मैंने ऐड किया हुआ है, तो वो भी आप उसमें भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाइल्ड डेव जब बात कर रहे थे, ही प्रूव्स टू बी अ विलन इन सर्टेन वे, is certainly a character of creating many problems which the various characters face. एक ऐसा विलन है जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ठीक है, और उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे थॉमसन थी उसकी वजह से, और स्टेशिया और क्लाइम दोनों के बीच आ गया ये। इसने अपनी शादी के होने के बावजूद और उसकी शादी के बाद उसको खुश नहीं रहने दिया और उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया, छुप छुप के उससे मिलने की कोशिश की। तो ये उसने प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं। ये इसी की वजह से स्टेशिया ने डोर नहीं ओपन किया। अगर वो डोर ओपन कर लेती तो मिसेस योबराइट उससे मिल लेती तो शायद हालात थोड़े से यहाँ पे बदल सकते थे। लेकिन
इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहाँ पे हालाँकि एक चांस वाली ही कंडीशन हमें नज़र आती है कि बाय चांस ऐसा हुआ था, लेकिन अगर लॉयल्टी होती स्टिशिया में और अगर ये वहाँ पे ना होता तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती, क्रिएट ही ना होती। ही इज़ अ मैन ऑफ सेक्सुअल लस्ट एंड कीप्स ऑन चेंजिंग लॉयल्टीज़। उसको लस्ट थी, ठीक है, और इसी के पीछे वो लड़कियों को उनके पीछे भागता था और इसी वजह से उसको लेडी किलर कहा जाता था। और अपनी लॉयल्टी उसको उसने कभी भी किसी से शो नहीं की, किसी के साथ लॉयल नहीं रहा। Owing to the influence of his evil nature, अपने evil nature के influence में ही रहते हुए and sexual lust, he cannot maintain the balance between the relations of two women. दोनों औरतों के दरमियान वो एक बैलेंस वाला रिलेशन मेंटेन ना रख सका। वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सका कभी भी कि जिस औरत से उसने शादी की उसके साथ उसको लॉयल रहना चाहिए, हालांकि वो एक बेटी का बाप भी था तब। उसने ये भी ना सोचा, और उसने ये भी नहीं सोचा कि जिसके पीछे वो भाग रहा है वो किसी और की बीवी है, ठीक है। तो इन मॉरल वैल्यूज पे उसने ना सोचा, उसकी ये इवल नेचर थी जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए उसने अपने आप को चेंज ना किया। दैट इज व्हाई ही मैरिज वन ऑफ देम बट कीप्स ऑन हैविंग रिलेशंस विद द अदर। ही मेक्स द मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड। उसने बहुत सारे हालात कॉम्प्लिकेट कर लिए थे। व्हेन ही ट्राइज टू रिवाइव हिज रिलेशंस विद स्टिशिया हु डज नॉट मैरी हिम एट फर्स्ट। जब उसने उसके साथ सीक्रेट रिलेशन दोबारा से रखना शुरू कर दिए तो तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई सबके लाइफ्स में, ठीक है। In addition to the characters, the situations are also responsible for the tragedy in the return of the native. अगर हम कैरेक्टर्स के साथ साथ अगर हम सिचुएशंस के बारे में बात करें तो जो सिचुएशन और कंडीशन थी उसमें भी रिटर्न ऑफ द नेटिव में ट्रेजेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी आ जाती है। जो यहाँ पे हमें पैसिमिज्म हार्डी की एक्सेप्ट फॉर कैरेक्टर्स हमें सिचुएशन में भी और एटमॉस्फेयर में भी उसकी पैसिमिज्म नजर आती है। We also observe that it is the difference of opinions between the two major characters of Climb and Stacia. Stacia के यहाँ पे स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। Which causes the tragedy. हम ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं दोनों क्लाइम और स्टेशिया, दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट थे, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों की जो है वो लाइफ में उनको ट्रेजेडी फेस करना पड़ी। इट इज़ द प्लेस ऑफ एक्डन हेथ। बेसिक जो चीज़ थी वो एक्डन हेथ देयर देयर ट्रू नेचर एंड टेम्परामेंट्स आर रिवील्ड टू अस। यानी कि जिस सिचुएशन के बारे में हम कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल है इनकी ट्रेजेडी की, तो वो एक्डन हेथ है कि जहाँ पे हमें दोनों की नेचर हमारे सामने और दोनों के टेम्परामेंट्स रिवील होते हैं और रिवील होते नज़र आते हैं और हमें पता चलता है कि कौन कितना कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। Climb loves Egdon Heath by the cause of his heart and considers it as a paradise to live, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस है नेचर के लिहाज से, ठीक है, और एग्डन हेथ के लिहाज से। बट स्टिशिया, यहाँ पे भी स्टिशिया की आप करेक्शन कर लेना, बट स्टिशिया हेट्स दिस वेरी प्लेस द मोस्ट। उतनी वो उसको इस प्लेस से नफरत थी। दिस वेरी सिचुएशन कॉज्ड ऑफ ट्रेजेडी अलॉट। ये भी सिचुएशन जो है दोनों की इस ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा वजह बनती है। देयर आल्सो अनदर इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन क्लाइम एंड हिज मदर व्हिच आल्सो एग्रीवेट्स द ट्रेजेडी। यही चीज़ इसकी माँ और इसके क्लाइम के बीच हमें नज़र आती है। यही अनबैलेंस जो सिचुएशन है वो हमें दोनों के बीच नज़र आती है, जिसकी वजह से उनके साथ भी ट्रेजेडी होती है। Though both of them love one another very much, yet their purposes and views of lives are different from one another. यानी कि दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है। अगर क्लाइम अपनी मदर के बारे में, क्लाइम और उसकी मदर के बारे में हम बात करें, या क्लाइम की अपने जो क्या कहते हैं ये अपनी वाइफ के लिहाज से बात करें, तो यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि दोनों की आपस में उसकी दोनों की तरफ मोहब्बत थी, दोनों तरफ उसका प्यार था, ठीक है, लेकिन उनके पर्पस जो हैं वो डिफरेंट थे। क्लाइम की अपनी माँ के साथ जब बात करें तब भी दोनों के पर्पसेस डिफरेंट हैं, दोनों की विशेस डिफरेंट हैं, दोनों के व्यूज़ डिफरेंट हैं। जब क्लाइम और स्टिशा की बात करें तो तब भी दोनों के व्यूज़ डिफरेंट हैं।
तो फ्लेक्सिबिलिटी तीनों में भी नहीं थी, इसीलिए जो है वो तीनों के साथ ट्रेजेडी हुई। दो बोथ ऑफ देम लव, ये तो हो गया सही। Yes, it is the death of Clive's mother, which serves as a stamp of antagonism between them. यानी कि ये उसकी माँ की जो डेथ होती है नॉवल के अंदर, वो कह लें कि एक जो उसकी माँ की डेथ थी, वो दोनों की कह लें कि what we can use a proper word for antagonism, um, जो उसकी माँ की डेथ थी, which serves as a stamp of antagonism between them। एक एक ऐसा इंसान जो अगेंस्ट होता है स्ट्रगल्स के, या अ, एक दूसरे की मुखालफत करना, या हालात को ना समझना, हालात के लिहाज से अपने आप को अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना लेके आना। तो एंटागोनिज्म बेसिकली कहते हैं कि अपोज करना, किसी चीज़ के खिलाफ हो जाना। तो यहाँ पे दोनों की जो है वो दोनों के दरमियान जो है ना, उसकी जो डेथ है उसकी माँ की, ये दोनों के दरमियान एक कह लें कि एक दूसरे के एंटागोनिज्म की वजह से जो है ना उसकी डेथ की वजह बनी है। ठीक है। And the role which was played by Wilde made the tragedy much grimmer and heavy। यानी कि जब उसकी माँ की डेथ हुई और वहाँ पे उन दोनों की एक दूसरे से मुखालफत की वजह से एक तो दूरियां आई माँ बेटे में, और दूसरा यानी कि वक्त पे जो है क्लाइंट ने अपनी माँ के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं की थी, और दूसरा जो पार्ट था उसकी डेथ में, उसकी माँ की डेथ में, वो प्ले हुआ वाइल्ड के थ्रू, जिसने इस ट्रेजेडी को और भी ज़्यादा कह लें कि बुरा बना दिया, और भी बुरे तरीके से जो है ना वो हमें हालात बुरे होते हुए नजर आते हैं नॉवल के अंदर, बिकॉज ऑफ वाइल्ड। Now we come towards the very integral and important role of destiny, which is always very evident in shaping, reshaping Hardy's character in the novel। यानी कि important और integral रोल जो है वो डेस्टिनी का है इस नॉवल के अंदर। वो कैसे है, उसके एविडेंस भी हमें नजर आते हैं। In this novel, we see that the role of destiny makes the tragedy heavier। एक तो रोल, कुछ तो जो रोल करेक्टर्स के थ्रू प्ले होते हैं वो, लेकिन जो डस्नी का रोल था वो भी ट्रेजेडी को और ज़्यादा हैवी बना देता है, और ज़्यादा क्रूर बना देता है। वो कैसे कि अगर कैरेक्टर्स आपस में लॉयल होते, अगर किसी में कोई फेथफुलनेस होती, किसी में बैलेंस मेंटेन रखने की होती, या किसी को रिश्तों की कदर होती, तो जो डेस्टिनी की जो उनकी जो फेट है वो उनके हाथों पपट ना बनते इस तरह से। उनके साथ ट्रेजेडी होती लेकिन इस हद तक ना होती। हाउ द हॉस्टिलिटी ऑफ डेस्टिनी plays its role in the life of a loving couple who suffers this, यहाँ पे डिसएडजस्टमेंट वर्ड है, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, ऑन द काउंट ऑफ देयर डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ। उनकी ज़िंदगी के लिहाज से डिफरेंट एटीट्यूड्स में जो है उन दो लोगों को, जो दोनों कपल्स को सफ़र करना पड़ा। ठीक है। वो उसमें जो है डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता हुआ हमें नज़र आता है नॉवल के अंदर। अगर हम उनके कैरेक्टर्स से हटकर सोचें तो apart from this, there are also many accidents and coincidents which make the tragedy possible। ये वही चीज़ के कैरेक्टर से हटके अगर हम बात करें तो कुछ बहुत सारे एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंसेस, यानी फेट और चांस के भी ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ट्रेजेडी होती है, पॉसिबल होती है। हाउ इट इज़ कोइंसिडेंट, ये एक कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि that client's mother happens to come to her son for reconciliation when Valdev is already there and is talking with Stacia. Client who is sleeping in the room, and it is also by chance that Stacia does not attend the knocking of door of Mrs. Beobright, just on thinking that client is present in the room and he is sleeping like.
and would open the door, but unfortunately he is sleeping. यहाँ पे जो कहने के कोइंसिडेंट कह लें, यही है कि उनकी शायद फेट डिटरमिन थी, यहाँ पे डेस्टिनी का रोल हो जाता है कि उनकी शायद फेट जो है वो डिटरमिन थी, इसी तरह से कि चले वाइल्ड से वो छुप के मिल रही थी और इस चीज़ को हाइड करना चाह रही थी, उससे डर रही थी कि शायद ये क्लाइंट को पता ना चल जाए, तो इस वजह से उसने डोर ओपन ना किया ये सोच के कि वो क्लाइंट ओपन कर लेगा। लेकिन क्लाइंट ने भी जो है वो बदकिस्मती यहाँ पे थी कि उसने भी वो he was sleeping and he could not open the door, तो मिसेस यूबराइट could not be attended by them, किसी से भी वो मिल ना पाई वहाँ पे, ठीक है। एंड शी गोज बैक इन अ फ्यूरियस एंड एंग्री मूड, बहुत ही कहने के मायूस होके वो और गुस्से में लौटी वहां से। एंड इज बिटर बाय एन एडर। एडर मैंने आपको बताया था कि स्नैक की टाइप है, उसको एडर कहते हैं। स्नेक को ही कहते हैं लेकिन स्नेक की एक टाइप है। एंड डाइज, और मर जाती है, बट बिफोर डूइंग शी टेल्स एवरीथिंग टू जॉनी। यानी कि मरते मरते वो जॉनी के पास था, उसने जॉनी को हर चीज़ जो बता दी, जो वो कहना चाहती थी अपने बेटे से, वो उसने अपने वो जॉनी के सामने कह दी, क्योंकि वाइल हर डेथ ड्यूरिंग हर डेथ ऑफ हिज साथ में जब वो ले रही थी तो जॉनी उसके पास था। तो यहाँ पे डेस्टिनी का रोल आ जाता है। यहाँ पे हमें हार्डी की पैसिमिज्म नजर आती है। हाउ चांस प्लेज इट्स रोल हियर इंस्टेड ऑफ मीटिंग बोथ जॉनी मीट्स क्लाइंट। यानी कि यहाँ पे भी चांस का रोल आ जाता है, यानी कि डेस्टिनी, इंसान की फेट के इंस्टेड ऑफ मीटिंग बोथ जॉनी मीट्स क्लाइंट, यानी कि दोनों से मिलने के बजाय स्टिशिया या क्लाइंट दोनों से एट अ टाइम मिलता, या इस तरह की कोई सिचुएशन होती, वो सिर्फ क्लाइंट से मिला बाय चांस एंड टेल्स हिम ऑल व्हाटएवर मिसेस योबराइट हैड सेड टू हिम। उसे सारा कुछ वो बता दिया। क्लाइंट स्टार्ट्स क्वेरलिंग विद लिस्टिशिया, वो उससे झगड़ना शुरू कर देता है। एंड ड्राइव्स हर आउट, और उसे कह लें कि छोड़ देता है, या दोनों की सेपरेशन हो जाती है, या छोड़ के चला जाता है, या निकाल देता है, ये कह लें। It is once again ill fate of Climb that he writes a letter to her to come back, but the letter is not reached or received by her and miscarried. अब ये भी उसकी इल फेटेड सिचुएशन थी कि जब उसने लेटर लिखा और वो लेटर उसको ना मिला, वक्त पे ना मिला, वो रिसीव नहीं कर पाई, वो जब तक उसके घर पे पहुंचा, या उस टाइम पे उसको रिसीव हो जाना चाहिए था, उस टाइम पे वो घर से निकल चुकी थी। तो ये भी उसकी इल फेटेड थी, डेस्टिनी थी। क्लाइंब हु इज अनअवेयर ऑफ दिस स्टार्ट्स वेटिंग फॉर हर नॉक बाय सिटिंग अलोन। अकेला बैठा वो उसी के जो है वो जो आपका, या कह लेंगे उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है, बगैर किसी चीज़ की अवेयरनेस के। As he hears the footsteps, he suddenly and eagerly opens the door and finds Thompson there, who informs him of Sticia's flight with Wildlife, and this very flight serves as the end with their death. और यहीं पे वो वेट उसी का कर रहा होता है, और बहुत सडनली और बेताबी से डोर खोलता है, और वो डोर पे थॉमसन होती है, जो उसके भागने, दोनों के भाग जाने के बारे में उसको इन्फॉर्म करती है, और फिर दोनों की डेथ हो जाती है। अनलाइक हर आंट, थॉमसन के बारे में अब यहाँ पे बात हो रही है कि अपनी आंट से की तरह वो बिल्कुल भी नहीं थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी उसकी नेचर थॉमसन की। थॉमसन इज रिवार्डेड बाय एग्डन डिस्पाइट हर इनिशियल एक्शन टू मैरी वाइल्ड। यानी कि अपना जो उसका इनिशियल एक्शन था वो क्या था शुरू में, कि उसने वाइल्ड से शादी कर ली थी, लेकिन इस हालांकि ये इसका गलत फैसला था, लेकिन इसके बावजूद जो है थॉमसन को एग्डन की तरफ से कह लें कि एक रिवॉर्ड मिला, ठीक है। एंड हेंस ट्रांसग्रेस नेचर के नेचर को उसने एक्सेप्ट करके चली थी, और उसमें फेसफुलनेस भी थी, उसमें लॉयलनेस भी थी। तो इसी चीज़ की वजह से उसको शायद एक्टर ने उसको रिवॉर्ड किया था, कैसे कि वो जो उसका एक हैप्पी एंडिंग होती है उसकी उस शक्ल में। शी अंडरस्टूड वन लेसन ऑफ एक्टर वेल, that of patient endurance. Despite her unsuccessful marriage, she remained loyal. यानी कि she understood one lesson of Agden,
यानी कि एक जो उसने वाइल्डर से शादी कर ली, एक इनिशियल स्टेप जो उसने लिया, एक गलत इंसान से शादी करके, उससे उसने अपना सबक हासिल कर लिया। उसने ये सोच लिया कि मेरे साथ जो होना था वो हो गया। उसने इसको एक्सेप्ट करके चली और उसने सब्र कर लिया। पेशेंट एंड्योरेंस यानी कि सब्र कर लिया उस पे, अपने जो हालात थे उनको एक्सेप्ट कर लिया। और डिस्पाइट हर अनसक्सेसफुल मैरिज, अपनी अनसक्सेसफुल मैरिज होने के बावजूद वो रॉयल लॉयल रही। उसने ये ना सोचा कि मेरे साथ अब वाइल्ड लॉयल नहीं है या डिसऑनेस्ट है, तो मैं किसी और से चक्कर चला लूँ या किसी और के साथ रिलेशन शुरू कर दूँ, जैसे डिगोरी वन है उसके लिए, उसके साथ वो स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसकी ज़िंदगी में उसके ज़िंदा रहने तक वो उसके साथ लॉयल रही और अपनी वो जो है वो बेटी को लुक आफ्टर करती रही। हर एंटायर पर्सनैलिटी इज एनिमेटेड by an urge to survive and just and above all not to contradict nature। उसकी इस पर्सनैलिटी में कहने के हमें सर्वाइवल भी नज़र आता है, हमें एक अनजस्ट भी नज़र आता है, लेकिन हमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं नज़र आती उसकी नेचर के साथ। उसकी नेचर के साथ एक्सेप्टेंस थी, तो वो जो है अपने आप को सर्वाइव करेगी, अपनी ज़िंदगी वो सर्वाइव करेगी इसके साथ, जो है ना उसके साथ उसका ट्रेजिक एंड नहीं हुआ। Even if we ignore her portrayal in after courses, she is nonetheless rewarded with a freedom from tyrannical wildlife and with truthful motherhood। अगर हम इसके पोर्ट्रे को यानी कि इसकी अपनी क्वालिटीज़ को हट से हट के इसको देखें, शी इज़ नॉनलेस रिवॉर्डेड विद अ फ्रीडम फ्रॉम टायरेनिकल वाइल्ड। यानी कि वाइल्ड जो एक सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड इंसान था, उसको लेके जो उसके बारे में उस लिहाज से उसको कोई फ्रीडम नहीं थी कि उसने एक दफ़ा फैसला कर लिया उसके साथ रहने का, फिर शादी कर ली, तो वो उसने उसे उसके अगेंस्ट नहीं हुई, उसकी उसके साथ लॉयल रही, ठीक है। और एक मदरहुड यानी कि उसको माँ का प्यार भी नहीं मिला, तो ये दोनों चीज़ें जो है इस मामले में वो रिवॉर्डेड नहीं थी, ठीक है। शी इज़ नॉट लेस रिवॉर्डेड, यानी कि दोनों तरह से वो उसके पास कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो माँ का प्यार मिलता उसको या हस्बैंड का प्यार मिलता। तो यहाँ पे वो भी डेस्टिनी के लिहाज से वो उसके साथ क्रूअल ही फेट उसके साथ क्रूअल ही रही, लेकिन उसने फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और शी वॉज ट्राइंग टू बी पेशेंट एट दैट टाइम, और इसको रिवॉर्ड भी मिला एट द एंड ऑफ नॉवल, ठीक है। सो टू कंक्लूड दिस above mentioned discussion, it can be said forcefully that all Statia's meetings with Wilde after her marriage have been accidental, and these are all the incidents which add to the events of the tragedy of novel। इस नॉवल में जितने भी ये जो इवेंट्स हैं वो इन दोनों की मीटिंग्स, शादी के बाद दोनों की मीटिंग्स जो होती हैं वही एक्सीडेंटल और कोइंसिडेंस बनते हैं इनकी ट्रेजेडी के लिए। In Hardy's novels, in which nature always plays a role of living agent in the lives of human beings, जिंदगी इंसान के जो सॉरी हार्डिस के नॉवेल्स जितने भी हैं इसके अंदर नेचर जो है ऑलवेज प्ले अ रोल ऑफ लिविंग एजेंट, एक जिंदा इंसान की हैसियत से या जिंदा एजेंट की हैसियत से, जो छुप के सबको देख रहा होता है और सबके एक्शंस को देख रहा होता है, नोट डाउन कर रहा होता है, ऐसे एजेंट की हैसियत से हमें इसका रोल नज़र आता है इन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की ज़िंदगियों में। हियर इन दिस नॉवल इट इज़ एक्टन हेथ, यानी कि ये वाला रोल हमें एक्टन हेथ के थ्रू नज़र आता है, जो एज अ नेचर सारे कैरेक्टर्स को, उनके रोल को, उनकी परफॉर्मेंस को चुप के देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑन द नाइट ऑफ हर elopement, यानी कि एस्टिशा की अलॉटमेंट वाली जो रात है उस टाइम इट इज स्वेप्ट बाय रेन एंड स्टॉर्म, यानी कि हेथ जो है वो इस स्वेप्ट बाय रेन, स्वेप्ट होता है ना पसीना आना या गीला हो जाना, तो उस वे में कहा जा रहा है कि एक गुस्से से जब आपको पसीना आता है ना, तो आप जैसे आपने बहुत सारी ये देखिए यहाँ पे अब फिक्शन का पॉइंट आ जाता है, हेथ को जो एक फिक्शन प्लेस बनाया हुआ ना, वो यहाँ पे ये पॉइंट है। हेथ इज स्टफ्ड बाय रेन एंड स्टॉर्म। जब आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज जो हैं फिक्शन मूवीज जिसमें किसी शैतान को या जिन या इस तरह की कोई फोर्स है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है,
उनको गुस्सा आता है तो वो क्या होता है, थंडर स्टॉर्म वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बारिश होना शुरू हो जाती है या इस तरह का तूफान आ जाता है। तो ये चीज़ जो है हेत की है कि वो इन सारे कैरेक्टर्स को छुप के देख रहा है, ठीक है, एज अ नेचर और ह्यूमन बींग्स के एक्शंस को देख रहा है, नोट कर रहा है उनके रोल को, ठीक है। तो यहाँ पे उनके रोल्स को, उनके एक्शंस को देखते हुए एक जैसे इंसान गुस्सा होता है ना, उस तरह से यहाँ पे भी कह लें कि वो गुस्से में स्वेप्ट होता है, ठीक है, और उसी की वजह से ये रेन और स्टॉर्म यहाँ पे अक्कर होते हैं, एंड इट किल्स बोथ स्टेशिया एंड हर मदर इन लॉ एंड हर लवर वाल्डे। और यही स्टॉर्म और रेन जो है, यहाँ पे जो मदर इन लॉ का के बारे में जो स्टॉर्म का है कि एक तूफान ही था कि जिसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में जो मिसेस योबर्ट निकली और भूख और प्यास के मारे में उसको बैठना पड़ा और वहाँ पे उसको एक स्नेक बाइट की वजह से उसकी डेथ होगी। तो एक उसकी ज़िंदगी में एक स्टॉर्म नहीं था, ये उसने हेत के ही क्रिएट किए हुए एटमॉस्फेयर था वो जिसमें उसकी डेथ हुई। तो ये हेत के ही कहने के इंसान की नेचर के अगेंस्ट हुआ, उसको कहने के हम कह सकते हैं कि एज अ करेक्टर उसको गुस्सा आया या उनकी करेक्टर्स की परफॉर्मेंस है वो उनकी इन फैसलों से वो डिसएग्री था या उसको गुस्से में जैसे इंसान स्टक हो जाता है, पसीना आ जाता है, इसी तरह से हेथ ने ये सिचुएशन क्रिएट की रेन और स्टॉर्म वाली, और जिसके लपेट में आ गए स्टेशिया और वाइल्ड, ठीक है। तो इस तरह से इनका ट्रेजिक एंड हुआ और दोनों की डेथ हो गई। तो ये चीज़ जो है आप पेसिमिज्म के लिहाज से डिस्कस करेंगे, यही चीज़ें मतलब ये सारी ऑलरेडी पेसिमिज्म के लिहाज से ही मैंने आपको बताई हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि करेक्टर्स पहले, ठीक है, पहले आपने वही इंट्रोडक्शन में पेसिमिज्म का बताना है कि पेसिमिज्म कैसे है, क्यों है, लाइफ ऑफ फिलॉसफी क्या है हार्डी की, एक पैराग्राफ में आपने ये बताना है या एक पेज कह लें। फिर उसके बाद आपने हर कैरेक्टर के थ्रू आपने प्रूव करना है कि कहाँ-कहाँ पे किस कैरेक्टर के थ्रू और किस वजह से उनकी लाइफ ट्रेजेडी बनी, कहाँ पे पेसिमिज्म नज़र आता है, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, हमें होपलेसनेस नज़र आती है कैरेक्टर्स के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस में कि कोई उनका पॉजिटिव पॉइंट हमें बहुत कम नज़र आते हैं। आपस में एक दूसरे के रिलेशन के अंदर उनको कोई पॉजिटिविटी नहीं होती उनमें, अगर होती तो शायद वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती, थोड़ा खुद को चेंज कर पाते, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ नज़र नहीं आता और इसकी वजह से उनका ट्रेजिक एंड हो जाता है। फिर करेक्टर के लिहाज से हमें डेस्टिनी भी नज़र आती है, ठीक है, जो पेसिमिज्म की वे में हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे पेसिमिज्म नज़र आता है हार्डी का, कि यहाँ पे डेस्टिनी, उसका मानना है कि डेस्टिनी जो है के हाथों में है, इंसान की कह लें कि डोर, और नेचर और डेस्टिनी इंसान के अगेंस्ट है, क्रूअल है। और एट द एंड हम एक्टन हेथ को एज अ करेक्टर बताते हुए हम ये लाइंस जो एट में मैंने आपको दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, कि रेन इज स्वेप्ट बाय रेन एंड स्टॉर्म, ये बहुत ही कहने की इस तरह की जब प्रेयर टाइप की स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं ना या लाइंस लिखते हैं तो ये बहुत इम्प्रेसिव लगता है एग्जामिनर को। तो ये इसके थ्रू जो है आप एक्टन हेथ का करेक्टर जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंट फाइल्स में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स नज़र आते हैं, कैरेक्टर्स एनालिसिस में भी आपको मिलता है। तो उसमें आप जो है वो जब आप पेसिमिज्म का करेंगे उसमें सारे कैरेक्टर्स को करेंगे, उनका रेफरेंस देंगे, तो आप एक्टर हित को भी एज अ कैरेक्टर दे सकते हैं कि इसके कैरेक्टर के थ्रू भी हमें जो है हमें भी एज अ कैरेक्टर नज़र आता है और इसकी इस तरह से परफॉर्मेंस है और इसकी वजह से कैरेक्टर्स को फेस करनी पड़ी ट्रेजेडी अपनी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। So this was the about the pessimism of Hardy and the pessimism with the reference to the return of the novel, sorry, return of the native. So आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू आपको बहुत ही इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी कि पेसिमिज्म को अगर आपने प्रूव करना हो हार्डी के पेसिमिज्म को तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आई रियली होप कि आपको समझ आ जाए और जैसे कि मेरे लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि पॉइंट्स नोट किया करें, तो यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट नहीं हैं या आपको समझाते हुए इस लेक्चर में आपको बताए हैं उसको अपने साथ साथ नोट करते रहें और जब भी उसको पढ़ें एक टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो एक तरफ रखा करें ताकि आप जब भी इनको पढ़ें तो आपके लिए आसानी रहे।
So be ready for the upcoming test, which are going to start from the 1st March, inshallah. सो दिस इज़ योर चॉइस नाउ कि आप कौन सा नावल कब करना चाहते हैं, और किस नावल के बाद आप नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और लेकिन ये सारा आपके ही जो टाइम, ये स्केड्यूल आपका ही, आपकी मर्ज़ी से मैं स्केड्यूल करूँगी। जितने भी टेस्ट हैं आपके, टॉपिक्स आपने एटलीस्ट 3 चूज़ करने हैं, 3 और 4, ताकि जो है आप जल्दी से जल्द इसको जो है वो कवर कर सकें। तो ये वीक जो है, 2 वीक आपको पूरी तैयारी के लिए दिए गए हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? और ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडी। जितना भी टाइम देंगे उतना ही कम है अपनी स्टडी को। सो बी केयरफुल about your study and be careful about your management of time. So best of luck, and don't forget to remember me in your prayers. So yes, we'll see you in the next lecture, inshallah, with a new topic. And as we are going to start a new novel as well, which is A Tale of Two Cities. So I'm going to, inshallah, upload those lectures as well. So we'll see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and stay healthy, stay blessed. Allah Hafiz.